ये जो बाबर था, ये परगना परगना उज्बेकिस्तान में जगह वहां पे था, वहां पे पैदा हुआ था। उसके फादर थे तिमूर के साइड से, मंगोल के साइड से, इसकी मदर थी। तो फरगना डिस्ट्रिक्ट में जब उसके फादर की डेथ होगी तो उसके भाई ने इसको भगा दिया। लाइक इसने भाई के साथ अपनी आर्मी गैदर की, भाई को हराने की कोशिश की, लेकिन कई बार हार जाता था। तो उसे पता चल गया कि भाई मुझे जीने नहीं देंगे, तो उसने काबुल में अपना रूल स्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खान लोधी, इसे जो इब्राहिम लोधी थे, तो इन्होंने दौलत खान लोधी की काफी बेइज्जती की। काफी एरोगेंट था जो इब्राहिम लोधी था। तो इसने सोचा काबुल से हम बाबर को बुलाते, काबुल से बाबर आके अटैक करेगा। एंड ये बाबर काफी पहले अटैक कर सकता था, पानी को टेम्परेचर चेक करने के लिए, मतलब देखने के लिए कि पूरा अटैक करने से पहले देखो कितना आप अटैक कर सकते हो, आपकी कैपेबिलिटी क्या है और दूसरे एम्पायर की कैपेबिलिटी क्या है। तो बार बार अटैक करता था। तो दौलत खान लोधी ने इसको इन्वाइट किया कि आप दिल्ली पे अटैक करो, दिल्ली सल्तनत पे। तो बाबर आया, उसने बोला, दौलत खान ने सोचा ये बाबर आएगा, अटैक करेगा, लूटपाट करके चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो बाबर आके स्टैब्लिश ही हो गया, क्योंकि बाबर को पता चल गया उसके भाई उधर वहां पे उसे जीने नहीं देंगे। तो अलग से उसे एम्पायर स्टैब्लिश करने के लिए बाबर इंडिया में आके दिल्ली सल्तनत को हटा के खुद स्टैब्लिश कर लिया बाबर ने एम्पायर। तो ये बाबर आया, बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। तो 1526 टू 30 तक। तो ये कहाँ से आया था? फरगना सेंट्रल एशिया से आया था बाबर, फरगना सेंट्रल एशिया से। एंड ये टर्को मंगोल ऑर्गेनाइजेशन था, तो वो मंगोल करके मुगल हो गया, तो वहीं से इसका नाम मुगल पड़ा इस एम्पायर का। एंड इन्होंने बैटल्स लड़ी, तो ये इंडिया में आ गए, इनको लगाई चले आएंगे। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, पहले तो इनको इब्राहिम लोधी को हराया। फिर खानवा, तो जो खानवा में जो राजा थे राणा सांगा मेवाड़, उन्होंने लगा कि बाबर चला जाएगा, हम आगरा पे कब्जा कर लेंगे। फिर उन्होंने देखा कि ये जा ही नहीं रहा है बाबर, तो खानवा की लड़ाई होती है राणा सांगा मेवाड़ और बाबर के बीच में। खानवा की लड़ाई 1527 से बाबर जीतते हैं, 1527 में खानवा की लड़ाई। फिर चंदेरी की साड़ी जो मध्य प्रदेश में काफी फेमस है, वही चंदेरी की लड़ाई होती है 1528 में। मेदिनी राय लड़ाई करते हैं। फिर घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा, महमूद लोधी, तो जो बाबर का जो इब्राहिम लोधी का जो भाई था महमूद लोधी, वो बोलता है, वो सारे अफगान को इकट्ठा करता है कि हमारे अफगान भाई को मार दिया, ये वो अफगान को इकट्ठा कर लगता है। बैटल ऑफ घाघरा में 1529 में सारे घाघरा पहन के आते हैं, लड़ाई करते हैं। महमूद लोधी को हरा देता है बाबर। तो बाबर अपना पूरा एम्पायर नॉर्थ इंडिया में तो स्टैब्लिश कर लेता है, लेकिन फिर वो एम्पायर स्टैब्लिश करने वाला रूल कर पाता 1530 में उसकी एक बीमारी से उसकी मौत हो जाती है। तो फिर सबसे इम्पोर्टेंट इनकी सक्सेस का राज था आर्टिलरी गन। तो देखो गन पाउडर तो पहले से आ चुका था, 12th सेंचुरी में चाइना में डेवलप हुआ था। फिर टर्क्स ने, ऑटोमन ने एंड पर्शियन जो सफाविद डायनेस्टी थी पर्शिया की, उन लोगों ने इसको मॉडिफाई करके यूज कर दिया। लेकिन जो न्यू टैक्टिक्स थी बाबर की, आर्टिलरी गन्स, इसे बाबर ने बहुत सालों तक छुपा के रखा कि आर्टिलरी गन्स के सिमिलर कि बारूद डालते हैं, एकदम फायर करते हैं, तो कभी एल शेप में, कभी सीधी लाइन में बस फायर होती रहती थी, फायर करते रहते। तो आर्टिलरी गन्स को काफी सालों तक छुपा के रखा, तभी मुगल्स को कोई हरा नहीं पाया। फिर बाबरनामा, इन्होंने बाबरनामा लिखी, तुझे को बाबरी। तो बाबरनामा किसमें? चगताई तुर्क में लिखी गई थी। एंड जो कोर्ट लैंग्वेज हो गई थी वो कौन सी हो गई थी? पर्शियन। तो कोर्ट लैंग्वेज इस टाइम तक हो गई थी पर्शियन। एंड ये फ्लोरा एंड फोना के बारे में काफी ज्यादा इंडिया में इसके बारे में लिखा। एंड फ्रैंक थे, इनकी जो किताबें थी विदाउट हाइपर बोल इनके बारे में लिखा जाता है। मतलब इनकी किताबें जो थी, जो भी इनके बारे में लिखा गया था, बिल्कुल हाइपर बोला, ऐसा कुछ अशोक्ति नहीं थी। जहाँ पे हारे थे हारने की बात लिखी, जहाँ पे जीते थे वहां पे जीतने की बात लिखी। और इवन एक बार ये बोला कि बाबर तो इतना ज्यादा दुखी हो गए थे यहाँ की गर्मी से, वापस जाना चाहते थे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मौसम चेंज हुआ और बारिश होने लगी, तो उनका मन लग गया बाबर का यहाँ पे। उसमें तुझे के बारे में फ्लोरा एंड फोना के बारे में काफी ज्यादा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। जो बाबर के बाद जो हुमायूं था उसका एल्डेस्ट सन वो राजा बनता है। तो उसके तीन ब्रदर से, उसको एक को काबुल दे दिया, काबुल एंड कंधार, इसको कमरान एक भाई था, इसको दे दिया गया। फिर सांभल एक जगह थी, वो किसको दी? अक्सरी, एक भाई इसका अक्सरी था, उसको दी गई। अलवर जो जगह थी वो किसको दी गई? वो हिंदल, इसका भाई एक हिंदल था। तो 3 ब्रदर को, एक को काबुल एंड कंधार दिया, कमरान को, सांभल दिया अक्सरी को, एंड अलवर दिया हिंदल को। तीनों ब्रदर में एम्पायर को बांट लिया गया। एंड काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिली। गुजरात रेजिस्टेंट करने लगा, और बिहार में बहुत सारे, अभी यहाँ पे बहुत सारे अफगान थे, बिहार से रेजिस्टेंस मिली। तो गुजरात को हुमायूं ने काफी मेहनत से कैप्चर किया, और बहादुर शाह से कैप्चर किया। तो गुजरात में कौन था? बहादुर शाह। तो लेकिन फिर जब वैसे ही वापस आया नागरे की तरफ बढ़ने लगा, ये हुमायूं दिल्ली की तरफ, तो वैसे ही बहादुर शाह ने फिर से गुजरात को रिकवर कर लिया। तो कुछ फायदा नहीं हुआ। फिर अफगान्स ने अटैक किया। अफगान्स अभी भी चुप नहीं बैठे थे बाबर के बाद। तो शेर खान ने चैलेंज किया हुमायूं को। अफगान से भी चुप नहीं बैठे, तो शेर शाह सूरी ने लड़ाई की। तो 2 लड़ाई होती है इंपॉर्टेंट, किसके साथ? हुमायूं के साथ।
हुमायूं के साथ 2 लड़ाई होती है, होती है बैटल ऑफ चौसा 1539 में। तो ये बक्सर के पास एक जगह है बिहार में चौसा, वहाँ पे लड़ाई होती है। तो शेर शाह ने डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल, मुगल की आर्मी को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया शेर शाह ने, एंड हुमायूं भाग गया एंड अपनी लाइफ बचाई। इसकी लाइफ एक बिस्टी ने, एक प्याग होता है चलती फिरती प्याग, रमजान के महीने में ये जो जानवर होते हैं उनकी जो खाल होती है उसको स्टिच करके ये पानी भरते हैं और लोगों को पिलाते हैं। तो बिस्टी ने जान बचाई। फिर बाद में जब हुमायूं राजा बना था तो उसको एक दिन के लिए राजा भी बनाया था बिस्टी को। तो बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम, तो एक तो बैटल ऑफ चौसा, फिर बैटल ऑफ कन्नौज और बैटल ऑफ बिलग्राम, ये 1540 में हुई थी। तो इसने अब जो हुमायूं था अपने ब्रदर से हेल्प मांगी, ब्रदर्स ने सपोर्ट नहीं किया, नहीं हम नहीं लड़ाई करेंगे, एंड उसने अकेले फाइट की एंड एक फिर से हरा दिया गया। तो एक तो बैटल ऑफ चौसा में आ रहे, बैटल ऑफ कन्नौज और बिलग्राम में फिर से हराया गया। फिर ये तो अपनी फैमिली को लेके भागना पड़ा, ऐसे इंडिया से पूरे इंडिया को छोड़ना पड़ा एंड पर्शिया भाग गया। एंड वहां पे सिंध उमरकोट में अकबर का जन्म होता है। एंड सफाविद जो डायनेस्टी थी उसने हेल्प की पर्शिया की जो सफाविद डायनेस्टी, फिर उसने काबुल में अपना रूल एस्टेब्लिश किया। इसके बीच में आता है सुर इंटरगनम 1540 से 1555 तक ये सुर एम्पायर रहता है। तो ये फाउंडर थे इसके फरीद। तो इन्होंने बचपन में शेर को मार दिया था, तो इसका नाम शेर शाह पड़ दिया था। ये कहाँ से थे? ये ससारम बिहार, यहीं पे ससारम बिहार में शेरशाह सूरी की टोम भी है। तो इनका नाम था फरीद एंड इन्होंने अपनी थ्रोन दिल्ली में, आगरा में नहीं दिल्ली में इनको अपनी थ्रोन रखी 1540 से। एंड काफी ज्यादा वॉर लड़े, ऐसा नहीं है कि एक बार में ये बस अफगान उनको हरा के हुमायूं को हरा के राजा बन गए, और भी लोग एम्पायर उठने लगे, अपने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे। तो राजपूत को हराया, पंजाब को, मालवा को, सिंध, मुल्तान, बुंदेलखंड, इन सारे एरिया से लड़ाई करी। एंड इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप काफी अच्छा किया, 5 साल में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप जो भी था एम्पायर का बहुत अच्छा कर दिया सुर एम्पायर में। तो काफी इंपॉर्टेंट बैटल लड़ते हैं शेरशाह सूरी। एक होती है बैटल ऑफ समेल, बैटल ऑफ समेल 1544 में। तो बैटल ऑफ समेल होती है 1544 में। राव मालदेव, कौन थे ये? राव मालदेव ऑफ जोधपुर। तो राव मालदेव ऑफ जोधपुर के साथ लड़ाई होती है इनकी, कहाँ पे? बैटल ऑफ समेल में 1544 में। फिर कलिंजर बुंदेलखंड में बैटल लड़े होते हैं, तभी एक कैनन का जो भी एक्सप्लोजन होता है कैनन का इनके पास, एंड शेरशाह सूरी की डेथ हो जाती है 1545 में। तो ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ पे कलिंजर ये जगह है, कलिंजर बनारस के पास जगह है कलिंजर, यहाँ पे इनकी डेथ होती है। जोधपुर मारवाड़, तो यहाँ पे लड़ाई के बाद ये फेमसली बोलते हैं कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की सल्तनत खो देता, यानी कि कलिंजर, यहाँ पे इस जगह इनकी डेथ हो जाती है शेरशाह सूरी की 1545 में। उसने एडमिनिस्ट्रेशन का काफी अच्छा काम किया, बाबर और उसके बाद हुमायूं, इतनी सारी लड़ाई चली तो एडमिनिस्ट्रेशन पे ज्यादा ध्यान नहीं देगा, इसने एडमिनिस्ट्रेशन में काफी काम किया। तो दीवान वजारत, तो ये इसे वजीर भी बोलते, तो ये क्या देखता था? वजीर, रेवेन्यू एंड फाइनेंस का काम देखता था। रेवेन्यू एंड फाइनेंस के लिए इसने एक डिपार्टमेंट है दीवान वजारत। फिर दीवान अरिज किसके लिए था? आर्मी के लिए। फिर दीवान रिसालत, ये फॉरेन मिनिस्टर का काम करता था दीवान रिसालत। फिर दीवान इंशा ये कम्युनिकेशन का काम करता था, दीवान इंशा कम्युनिकेशन का काम करता था। फिर इन्होंने एक नए सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस किए, तो सिल्वर कॉइन थे ये, एंड ये इतने अच्छे डैम कॉइन, इनका नाम था डैम, इतने अच्छे कॉइन थे कि 1835 तक, तो ब्रिटिशर्स ने नहीं हटाई, इंडिया में यही कॉइन चलते रहे डैम। सिल्वर कॉइन किसने इशू किया था? ये शेरशाह सूरी ने। तो उसने पूरे एम्पायर को अपने पूरे एम्पायर को 48 सरकार में डिवाइड किया था। तो शेरशाह सूरी ने 48 सरकार में डिवाइड किया, एंड सरकार फिर डिवाइड थे परगना में, और हर एक सरकार में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए थे चीफ सिकंदर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए थे चीफ सिकंदर, और जज और चीफ मुंसिफ थे, जज होते थे। तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए चीफ सिकंदर, एंड मुंसिफ क्या होते थे? जज होते थे। एंड जो सरकार होते थे, तो हर एक सरकार को परगना में, हमने देखा ना सरकार को किस में डिवाइड किया था? परगना में। एंड परगना में मिलिट्री ऑफिसर को बोलते थे शिकदार्स, तो मिलिट्री ऑफिसर को बोलते थे शिकदार्स। लैंड रेवेन्यू ऑफिसर को बोलते थे अमीन। फिर ट्रेजरर को बोलते थे फौतेदार, एंड अकाउंटेंट को बोलते थे करकून्स बोलते थे अकाउंटेंट को। तो शिकदार कौन से थे? मिलिट्री ऑफिसर्स, तो मिलिट्री ऑफिसर शिकदार। अमीन लैंड रेवेन्यू ऑफिसर, ये थे अमीन। फौतेदार, ट्रेजरी का ध्यान रखते, ट्रेजरर, तो ये फौतेदार होते थे। फिर करकून्स, अकाउंटेंट को बोलते थे करकून्स। तो ये इंपॉर्टेंट पोजीशंस थी परगनाज में। सरकार को डिवाइड किया परगनाज है, परगनाज में शिकदार, अमीन, फौतेदार एंड करकून्स थे। शेरशाह शुरू के टाइम लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स भी आई। केयरफुली लैंड सर्वे हुआ, पूरा सर्वे होता था लैंड का। तो एक पट्टा सिस्टम स्टार्ट किया, जो एरिया शोन था एंड क्या कौन कौन से मतलब क्रॉप्स कल्टीवेट किए गए, कितना एरिया सोन हो रहा है, कौन कौन से क्रॉप कल्टीवेट किए जा रहे हैं, रेवेन्यू शेयर कितना होगा गवर्नमेंट का,
तो वो सब एक पेपर पे लिखवाया जाता था, पूरा पेपर पे लिखाया जाता था, फार्मर को दिया जाता था, उसको पट्टा बोलते थे। अभी भी पट्टा बनाया जाता है। पट्टे में क्या क्या होता है, एरिया कितना है, कौन कौन सी क्रॉप उगाई जाती है, किस टाइप की क्रॉप उगाई जाती है, कितना रेवेन्यू आएगा, एक पेपर में दिया जाता था, ये फार्मर्स को दिया जाता था, इसको बोलते थे पट्टा। फिर कबूलियत होती थी, तो ये एग्रीमेंट होता था फार्मर के साथ एंड गवर्नमेंट के साथ। एक पेमेंट होता था कि आप फिक्स पट्टा दोगे, लाइक टैक्स दोगे फिक्स पट्टा के लिए, तो पट्टा के हिसाब से टैक्स डिसाइड किया जाता था एंड उसी हिसाब से। तो ये कबूलियत, एक एग्रीमेंट होता था किसके बीच में, फार्मर गवर्नमेंट के, आप इतना टैक्स दोगे इस पट्टा के हिसाब से। और 3 क्लासेस में जो लैंड था, कल्टिवेबल लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन होता था, 3 क्लासेस में डिवाइड किया था, कुछ गुड, कुछ मिडिल, कुछ बैड, एंड उन्हीं हिसाब से टैक्स लिया। जैसे गुड अगर है तो ज्यादा टैक्स लगेगा, मिडिल है तो कम, और बैड है तो और कम टैक्स लगेगा। एंड टैक्स कितना रहता था, 1/3। तो कैश पे करते थे, तो कैश में, क्रॉप में। एंड तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टोटल मल था, काफी इंपॉर्टेंट लैंड रेवेन्यू में, इसका काफी हाथ था। अकबर ने भी इसके एक्सपीरियंस को काफी यूज किया, तो टोटल मल काफी इंपॉर्टेंट ऑफिसर था, लैंड रेवेन्यू ऑफिसर टोटल मल। शेरशाह सूरी ने नई सिटी बनाई, कहाँ पे, यमुना की सिटी, यमुना के बैंक में, दिल्ली के पास। तो इसको अब आज बोलते हैं ओल्ड फोर्ट, क्योंकि बाद में और भी फोर्ट बन चुके, तो ओल्ड फोर्ट, पुराना किला बोलते हैं। कैपिटल बनाई थी अपनी यमुना सिटी के पास। एंड इनका मसूलियम है सारासम बिहार में। इन्होंने अपनी मसूलियम बना दिया था अपने जीते जी, शेरशाह सूरी ने। ससारम बिहार में इनका मसूलियम है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आर्किटेक्चर का इंडियन। एंड इसी इन्हीं के टाइम, शेरशाह सूरी के टाइम, मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी है। पद्मावत कब हुआ था, ये 1300 के अराउंड, और इन्होंने लिखी है 16th सेंचुरी में पद्मावत। फिर इन्होंने काफी, शेरशाह सूरी ने सराय बनाई ट्रैवलर्स के लिए, इंस होते हैं सराय, रहने के लिए जगह, इंस ट्रैवलर्स के लिए इंस बनाई, सराय बनाई। कोस मीनार बनाई, कि आप रास्ते में जा रहे हो, आपको हर 2 किलोमीटर पे कोस मीनार दिख रही है, माइल मार्किंग की, कोस मीनार बना के माइल मार्किंग की। फिर बेटर रोड्स, अच्छी रोड बनाई, ट्रेड अच्छा हुआ, ट्रेड बढ़ा। फिर जीटी रोड बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल रोड थी, अटॉक पेशावर टू सौरगांव, कहाँ पे, बांग्लादेश में, तो वहां तक कनेक्ट करती थी, अच्छी रोड थी, तो उसको रिपेयर कराया इन्होंने, जीटी रोड को। अटॉक कहाँ पे, पेशावर में, टू सोनार गांव इन बांग्लादेश तक कनेक्ट करती थी जीटी रोड, उसको रिपेयर कराया। इस्लाम शाह शुर, ये राजा बनता है, इन्होंने भी अपने फादर का, शेरशाह सूरी के जो भी चीजें थी उसको कंप्लीट कंटिन्यू किया, 45 to 54, 9 साल तक रहे। फिर फिरोज शाह है, ये 12 साल का लड़का था इनका, वो राजा बनना। इनका ही जो इस्लाम शाह शुर का जो भाई था आदिल शाह ने, उसने फिरोज शाह को मार दिया एंड खुद राजा बन गया इन 1554, 12 साल के लड़के को मार दिया। और एक हेमू को, एक हिंदू रूलर को इसने एक वजीर बना दिया, तो एज आर्मी कमांडर, और फिर बाद में आर्मी कमांडर बना दिया हेमू को। तो जो बाकी नोबल्स थे वो बड़े दुखी हो गए कि हिंदू को बना दे, ऊपर से आदिल शाही ने 12 साल के लड़के को मार दिया, तो लोग आदिल शाही को अपोज करने लगे। तो काफी ज्यादा सुर्ख लेन में बहुत ज्यादा सिविल वॉर आपस में ही स्टार्ट हो गया, सिविल वॉर सुर्ख लेन में। तो यही चावस जो नॉर्थ इंडिया में चल रहा था, ये हुमायूं देख रहा था, इसी मौके का इंतजार कर रहा था। हुमायूं ने फिर आके कैप्चर कर लिया दिल्ली को, इस मौके का फायदा उठा के। तो हुमायूं फिर से आता है एंड दिल्ली को कैप्चर कर लेता है। एंड जो शफाविद रूलर होते हैं, शवाबित रूलर, शे तहसम, वो उनको काफी रिफ्यूजी थे, हुमायूं को रिफ्यूजी दी थी उन्होंने फैमिली को, और इन्होंने सप्लाई भी की, इन्होंने आर्मी सप्लाई की, जाओ दिल्ली पे कब्जा करा जाके। तो इन्होंने अपने ब्रदर को हरा दिया एंड काबुल एंड कंधार जीत लिया था हुमायूं ने। फिर लेटर वो दिल्ली में आए 1555 में, और अपना किंगडम सुर से ले लिया इन द बैटल ऑफ सिरहिंद। तो कौन सी बैटल होती है, सिरहिंद से, जो सुर जो एम्पायर था उससे अपना फिर दिल्ली ले लिया। लेकिन वो रूल कर पाते 5-6 महीने बाद ही। ये शेर मंडल की एक लाइब्रेरी थी, उसमें जा रहे, उसमें उनकी सीढ़ियों से गिर गए, शेर मंडल की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिर गए, मर गए। 15 पुराना किला में शेर मंडल की लाइब्रेरी थी, तो उसकी सीढ़ियों से गिर गए एंड मर गए 1556 में। तो इनके लिए लिखा जाता है, ही ट्रम्बल थ्रू आउट द लाइफ, ट्रम्बल आउट ऑफ इट, मतलब पूरी जिंदगी ये जी नहीं पाए सही से हुमायूं। तो इनकी जो सिस्टर थी, अकबर ने बोला अपने बुआ से, बुआ जी जरा आपको पता होगा पिताजी कैसे थे, तो उनके लिए जरा आप लिखो। तो हुमायूं नामा की बुक लिखी, गुलबदन बानो बेगम। तो ये कौन थी, हुमायूं की सिस्टर थी। तो हुमायूं का जो टोम है काफी फेमस यूनेस्को वाला हेरिटेज साइट है। तो ये दीन पलावर एरिया में बनाया गया, जहाँ पे हजरत निजामुद्दीन की वो है दरगाह, और रेलवे स्टेशन है, वहां पे ये हुमायूं टोम बना हुआ, काफी यूनेस्को वाला हेरिटेज साइट है। तो कभी कहीं लिखा है इनकी सन ने बनाया, कभी कभी लिखा है इनकी वाइफ ने बनाया। वाइफ का नाम क्या था, हमीदा बानो बेगम। तो वाइफ का नाम था हमीदा बानो बेगम, कभी कभी वाइफ का भी नाम होगा। इनकी सिस्टर का नाम था, जिन्होंने हुमायूं नाम लिखा, वो है गुलबदन बानो बेगम। तो हेमू थे, ये जो क्या थे, ये हेमू अफगान के लीडर बन गए थे। तो जैसे ही दिल्ली पे कब्जा कर लिया था हुमायूं ने, तो फिर पंजाब में रिवॉल्ट को सप्रेस करने गए थे। ये जो मुगल्स थे, जो भी अकबर थे, तो ये पंजाब में रिवॉल्ट सप्रेस करने गए थे। उसी टाइम हेमू ने इसका फायदा उठा के दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया हेमू ने।
और अपनी ताजपोशी कराई विद द नेम हेमचंद्र विक्रमादित्य। तो अपनी ताजपोशी कराई हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम से। तो ये जलालुद्दीन अकबर थे, ये 1556 से 1605 तक। तो ये बॉर्न हुए थे हमीदा बानो बेगम, जो इनकी अकबर जो इसकी वाइफ थी, हुमायूं की वाइफ थी, उनसे पैदा हुए थे उमरकोट में 1542 में। एंड इनको कॉरोनेशन किया था 1556 में, इनका कॉरोनेशन हुआ। वहां पे किसने, हेमचंद्र विक्रमादित्य में ताजपोशी करा दी। यहाँ पे कलंदर पंजाब में इनकी अकबर की ताजपोशी करा दी। किसने कराई? बैराम खान। बैराम खान काफी अच्छे इंपॉर्टेंट लीडर थे, उन्होंने कराई। तो हेमू ने क्या किया, हिंदू लूरन ने हुमायूं डेथ के बाद दिल्ली और आगरा को ऑक्युपाई कर लिया। तो फिर वहां से पंजाब लड़ने गए थे, पंजाब से वापस आते हैं बैराम खान हेमू को मार देते हैं। हेमू क्या होता है, आंख में तीर लगता है, तो सारी जो उनकी सेना होती है एकदम तितर बितर हो जाती है, देखते हैं हमारा लीडर मर गया। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में ये हरा देते हैं हेमू को। फिर आगरा को अपना कैपिटल बनाते हैं, दिल्ली को नहीं बनाते, क्योंकि दिल्ली बोलते हैं बहुत ही मसूनियत जगह है, यहाँ पे बाबर की डेथ हुई, हुमायूं भी मर गए, तो इन्होंने अपनी कैपिटल आगरा बनाते हैं। तो बैराम खान तो जो अकबर होते हैं सिर्फ 14 साल के होते हैं। तो बैराम खान काम करते हैं, बैराम खान राजा का काम करते हैं, रीजेंट काम करते हैं। राजा तो होते हैं अकबर, लेकिन बैराम खान रीजेंट काम करते हैं 1560 तक। 1560 में बैराम खान को वो हज यात्रा पे भेज देते हैं अकबर। एंड फिर अफगान जो होते हैं, अफगान जब वो हज रास्ता में जा रहे होते हैं बैराम खान, अफगान इन्हें रास्ते में मार देते हैं। अकबर की राजपूत पॉलिसी कैसे थी? अकबर क्या करते थे, मैट्रिमोनियल अलायंस कर लेते थे। एंड जैसे राजा बीरबल और अमेर के जो राजा भरमल थे, उनकी बेटी से शादी कर ली अकबर ने। तो टर्निंग पॉइंट था हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स। इन्होंने जो भी थे, तो राजपूत ने मुगल्स को 4 जनरेशन तक सर्व किया। फिर राजपूत ने जैसे मैट्रिमोनियल अलायंस करके, तो काफी राजपूत को काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन दी गई, मिलिट्री जनरल बनाया गया, मतलब को ऑप्ट कर लिया उन्होंने राजपूत को। जैसे राजा भगवान दास और राजा मान सिंह को सीनियर पोजीशन दी गई एडमिनिस्ट्रेशन में, अकबर द्वारा सीनियर पोजीशन दी गई राजा भगवान दास और राजा मान सिंह को। एंड फिर 1 बाय 1 सारे राजपूत स्टेट से अकबर को सबमिट कर दिया। फिर राजपूत पॉलिसी काफी ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। इन्होंने पिलग्रिम टैक्स हटा दिए, रज्जी हटा दी। बेनिफिशियल क्यों थी राजपूत पॉलिसी? एक तो राजपूत बहुत अच्छे वॉरियर थे, तो उनको काफी अच्छी सुरक्षा मिली। ऊपर से जो राजपूत के साथ क्लैशेस होते रहते थे, सुल्तानत पीरियड कभी भी स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि राजपूत के साथ लड़ते रहते थे, तो वो खत्म हो गया। तो ब्रेवेस्ट वॉरियर थे राजपूत, सो वॉरियर्स बहुत काफी अच्छे थे। एंड ये रिलीजियस टॉलरेंस काफी ज्यादा था, पिलग्रिम टैक्स जजिया हटा दिया। एंड राजस्थान में पीस मेंटेन हुई इसकी वजह से। एंड बहुत सारे राजपूत ने मुगल सर्विसेज जिन्होंने ज्वाइन किया, काफी अच्छी अच्छी पोजीशन पे रखा गया उन्हें मुगल एम्पायर में। ज्यादातर राजपूत ने सबमिट कर दिया था, लेकिन राणा प्रताप थे, उन्होंने सबमिट नहीं किया। तो राणा प्रताप कहाँ थे? मेवाड़ के। तो उन्होंने सबमिट नहीं किया, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि हम सबमिट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे राजा थे राणा उदय सिंह। तो इनके यहाँ के मेवाड़ के राजा को राणा बोलते थे, राणा उदय सिंह। तो चित्तौड़गढ़ के 50-60 में राजा थे चित्तौड़गढ़ के। 50-68 में चित्तौड़गढ़ फोर्ट में लड़ाई होती है, एंड ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट को कैप्चर कर लेते हैं। फिर बाद में आते हैं राणा प्रताप सिंह 1572 में, इनके साथ लड़ाई होती है, हल्दी घाटी की लड़ाई करते हैं अकबर। इस स्टेलमेट में आता है, कोई जीतता नहीं हारता। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट को तो कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन चित्तौड़ में बहुत ज्यादा पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी दूर दराज इलाके में राणा प्रताप का ही रूल चलता रहता है। तो गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक यूज करते थे, इसकी वजह से चित्तौड़ फोर्ट तो इनके पास रहा अकबर के पास, लेकिन पूरा रूल इनके पास नहीं आया अकबर के पास कभी भी। कहाँ का? मेवाड़ का, चित्तौड़गढ़ का फोर्ट तो इनके पास था, लेकिन रूल नहीं कर पाए पूरे में। तो काफी सारा मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट किए अकबर ने। जैसे एक था मालवा 1561 में बज बहादुर को हराने के लिए इन्होंने भेजा आदम खान को अपना भाई मानते थे अकबर, क्योंकि ये महम अंगा का बेटा था। अकबर को माँ के समान मानते थे, महम अंगा इनका ही बेटा था आदम खान, तो उसको भाई के समान मानता था। मालवा की लड़ाई के लिए भेजा, तो मालवा में आदम खान ने सोचा कि हम सारे सामान रख लेते हैं, एंड देते नहीं। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, कुछ हाथ ही मिले हैं, एंड मालवा से कुछ ज्यादा सोना नहीं मिला है, तो सारा सोना इसने रख लिया। तो अब बहुत गुस्सा आई, तो इन्होंने फिर जाके इसको लड़ाई की, इसको हराया, एंड फिर से इसको राज्य दे दिया अकबर ने। फिर इसने दोबारा दूसरी लड़ाई करने का फिर से ऐसा किया। फिर अकबर को बहुत गुस्सा आया, अकबर ने इसको 3 बार ऊपर से पटका नीचे। पहली बार पटका नहीं मरा, फिर ऊपर ले जाया गया, फिर पटका नीचे, तो बहुत ऊंचाई से पटका, तभी 3 बार में मरा। तो सारे जो नोबल्स थे सारे सहम गए कि इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए अकबर को। फिर गोंडवाना की लड़ाई, गोंडवाना की लड़ाई 1564 में रानी दुर्गावती ने हार के सबमिट नहीं किया, अपनी जान ले ली दुर्गावती ने। फिर चित्तौड़गढ़ मेवाड़ में, तो यहाँ पे राणा
उदय सिंह के साथ चित्तौड़गढ़ की लड़ाई होती है। एंड फिर बाद में इन्हीं के बेटे राणा उदय सिंह के जो बेटे थे राणा प्रताप सिंह, उनके साथ हल्दी घाटी की लड़ाई होती है 1576 में। फिर रणथंभौर की लड़ाई 1568 में, तो इसमें थे हदा चौहान इन लड़ाई की। फिर गुजरात में 1572 मिर्जाज ने रिवॉल्ट कर दिया था, तो इनको हराने गए थे। एंड इसी के बाद इन्होंने फतेहपुर सीकरी गुजरात की लड़ाई के बाद बनाया था। फतेहपुर सीकरी गुजरात की लड़ाई जीतने के बाद अकबर ने फतेहपुर सीकरी बनाया। फिर बिहार में रिवॉल्ट सप्रेस किया 1574 में। फिर बंगाल में 1575 जो अफगान थे वो रिवॉल्ट करे थे बंगाल में, तो उन्हें सप्रेस करने के लिए 1575 में इन्होंने लड़ाई लड़ी। गोंडवाना जगह थी मध्य प्रदेश वाले एरिया में। तो अकबर के एक भाई था हकीम, उसने रिवॉल्ट कर दिया काबुल में 1581 में, उसको अपने भाई को उसने हराया। फिर कश्मीर को 1589 में हराया। फिर खानदेश 1601 में खानदेश को हराया। तो ये खानदेश कहाँ पे था? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर में जगह खानदेश वहाँ पे। तो मल्टीपल रिविलियंस हुए, उज्बेक नोबल्स, गवर्नर, इसके खुद के ब्रदर, सबको सप्रेस किया। तो मिलिट्री जीनियस बोला जाता है अकबर को इसलिए। तो अकबर ने कहाँ कहाँ लड़ाई करी? अकबर ने ये बिहार बंगाल में लड़ाई की। फिर ये पूरा एरिया ऑक्युपाई किया, यहाँ पे दिल्ली, आगरा। फिर ये अजमेर, रणथंभौर, ये गुजरात के बाद इसने क्या बनाया था? फतेहपुर सीकरी। फिर ये है मालवा वाला एरिया, मालवा। एंड ये गोंडवाना एंड यहाँ पे है खानदेश। इतनी सारी लड़ाइयाँ कि इसने सारी जीती, इसलिए इसको मिलिट्री जीनियस बोलते हैं। तो इसकी रिलीजियस पॉलिसी काफी ज्यादा टॉलरेंट थी एंड ये पहले काफी ज्यादा धार्मिक था। ये सूफी संत के कॉन्टेक्ट में सलीम चिश्ती को काफी फॉलो करता था। तो सलीम चिश्ती कहाँ पे रहते थे? सीकरी, आगरा के पास एक जगह सीकरी, यहीं पे इनके नाम पे इन्होंने फतेहपुर सीकरी बनाया था गुजरात को जीतने के बाद। एंड यहाँ पे इसके टीचर थे अब्दुल लतीफ, इसके टीचर थे। एंड इसका एसोसिएशन था शेख मुबारक उनके दो सन थे। शेख मुबारक इनके दो सन थे, एक थे अब्दुल फैजी, एक थे अब्दुल फजल। तो अब्दुल फैजी काफी अच्छे पोइट थे एंड अब्दुल फजल एक राइटर थे। तो इन्होंने पिलग्रिम टैक्स और जजिया भी हटा दिया। इनकी जब टॉलरेंस बढ़ती गई, सूफी सेंट के कॉन्टेक्ट में टॉलरेंस बढ़ती गई, तो टैक्स हटा दिया। इन्होंने अपनी हिंदू वाइफ के लिए मंदिर बनाया अपने पैलेस में। फिर पायस मुस्लिम थे अर्ली लाइफ, फिर बाद में स्केप्टिक बन गए कि ये क्यों होता है, वो क्यों होता है। तो बाद में स्केप्टिक बन गए, अपनी धर्म के खिलाफ पूछने लगे बातें, क्वेश्चनिंग करने लगे। उन्होंने काफी रिलीजियस पॉलिसी क्या थी इनकी, ये सूफी सेंट के कॉन्टेक्ट में आए, स्पेशली सलीम चिश्ती। और इनके टीचर्स भी थे अब्दुल लतीफ, इनके भी काफी इन्फ्लुएंस था इनपे। फिर इनका एसोसिएशन शेख मुबारक के दो सन थे, एक अब्दुल फैजी, एक अब्दुल फजल। अब्दुल फैजी एक पोइट थे, अब्दुल फजल एक राइटर थे, तो इनसे भी काफी इन्फ्लुएंस्ड हुए। एंड सलीम चिश्ती ये कहाँ पे रहते थे? सीकरी आगरा के पास था। तो वहीं पे इन्होंने जब गुजरात में जीता उसके बाद फतेहपुर सीकरी बनाया था सलीम चिश्ती के लिए। फिर उन्हें जो टैक्सेस थे, जब ये सूफी सेंट के कॉन्टेक्ट में आए तो उनकी टॉलरेंस बढ़ती गई। एंड इन्हें जो टैक्सेस थे, पिलग्रिमेज टैक्सेस हटा दिए, जजिया हटा लिया 1562 में। एंड इनकी हिंदू वाइफ थी, उनके लिए गॉड भगवान के लिए एक वर्शिप करने की जगह भी बनाई अपने पैलेस के अंदर ही। एंड वो काफी ज्यादा पाइस मुस्लिम थे, अंडर लाइफ में बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। फिर लेटर स्केप्टिक बन गए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछने लगे। तो अकबर ने क्या किया? इबादत खाना स्टार्ट किया। इबादत खाना था हाउस ऑफ वर्शिप। यहाँ पे हर स्कॉलर्स आते थे सारे रिलीजन के, उलेमाज आते थे, मुस्लिम के पंडित, हिंदू में पंडित, भिक्षुज, फिर जैन मॉन्क्स, भिक्षुज एंड बुद्धिस्ट आते थे एंड जैन मॉन्क्स आते थे, कैथोलिक क्लर्जी, इवन पोर्टुगीज जो थे, पोर्टुगीज के भी कैथोलिक क्लर्जी बुलाए गए इबादत खाना में। एंड डिस्कशन होते थे रिलीजियस पॉलिसी में। तो अकबर ने देखा सारे रिलीजन एक ही बात करते हैं, लेकिन एक रिलीजन दूसरे रिलीजन को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो अकबर को जो मुस्लिम उलेमास का इंटरफेरेंस होता था पॉलिटिकल मैटर्स में, वो पसंद नहीं था। अकबर नहीं चाहता उलेमास ज्यादा दखल करें। तो 1579 में अकबर ने एक इनफेबिलिटी डिक्री ले आया, महजर क्या होता है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कभी कभी उलेमास कभी राजा में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उलेमास की चलती थी, क्योंकि बोला जाता है उसको ज्यादा धार्मिक ज्ञान है। लेकिन अकबर ने इसको उल्टा कर दिया। अकबर ने कहा अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो राजा की चलेगी, एम्परर का मारा जाएगा। तो ऐसे उलेमास काफी नाराज हो गए कि अकबर रिलीजियस पावर अपने हाथ में लेने की कोशिश करता है। तो फतवा भी जारी कर दिया था अकबर के नाम पे। तो राजा के नाम पे फतवा जारी करना बड़ी बात है, लेकिन फतवा जारी कर दिया था बिकॉज ऑफ महजर, जहाँ पे उलेमास को कम इंपॉर्टेंस, राजा को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी इन द केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये था महजर। अकबर ने जब देखा सारे धर्म एक ही बात कह रहे हैं, तो अकबर ने 1582 में एक नया धर्म स्टार्ट किया, एक न्यू रिलीजन, जैसे बोलते हैं दिन ए लाई, और डिवाइन फेथ इन वन गॉड की, एक गॉड में वन गॉड की। कोई भी रिलीजन से नहीं था, ये सारे रिलीजन के अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसने दिन ए लाई में लिए थे। एंड ये बात करता था सुलह कुल की, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की, कि सारे रिलीजन के बीच में गैप खत्म होना चाहिए, जो गैप है सारे रिलीजन के बीच में खत्म होना चाहिए। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता था, सुलह कुल,
किसकी बात करता था? दीन लाई सुलह कुल, दैट इज यूनिवर्सल ब्रदरहुड, एंड इसके सिर्फ 19 फॉलोअर्स थे और वो भी कोर्ट मेंबर्स ही थे, तो कभी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया ये नया रिलीजन जो अकबर ने स्टार्ट किया था। तो लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स काफी अच्छे किए, एक मेजरमेंट ऑफ लैंड किया, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया कि लैंड को जो मेजर किया जाएगा एक स्टैंडर्ड से किया जाएगा, इसको होता है इलाई बीघा से ही लैंड को मेजर किया जाएगा, स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया तो मेजर ऑफ द लैंड। फिर प्रोड्यूस पर बीघा देखा गया कि एक बीघा में कितना प्रोड्यूस होता है, उस हिसाब से टैक्स डिसाइड किया गया, एंड टैक्स को फिक्स कर दिया गया, ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो रही है तो ज्यादा टैक्स कर दिया जाए, तो टैक्स फिक्स कर दिया कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है उस हिसाब से टैक्स फिक्स कर दिया। फिर तोडरमल जो राजा थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया दहशीला एंड जब्ती सिस्टम। तो दहशीला एंड जब्ती सिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है, किसने इंट्रोड्यूस किया? तोडरमल। ये शेर शाह सूरी एम्पायर के टाइम से ये लैंड रिफॉर्म करते आ रहे थे, तो अकबर ने भी इनको अपने रखा, काफी अच्छी पोजीशन दी। तो दहशीला एंड जब्ती सिस्टम तोडरमल ने इंट्रोड्यूस किया। तो कल्टीवेशन फ्रिक्वेंसी के हिसाब से लैंड को ऐसे डिवाइड किया गया। पोलाज था, पोलाज एक ऐसा लैंड जो हर साल कल्टीवेट होता है। फिर परौती लैंड जो 2 साल में कल्टीवेट होता है, तो हर एक साल कल्टीवेट होता है, हर 2 साल में कल्टीवेट होता है। कच्चर मतलब 3 से 4 साल में कल्टीवेट होता है। बंजर मतलब 5 से ज्यादा साल में एक बार कल्टीवेट होता है। तो पोलाज एक हर साल कल्टीवेट होता है, परौती 2 साल में कल्टीवेट होता है एक बार, कच्चर 3 से 4 साल में, एंड बंजर 5 से ज्यादा साल में। तो ये किया गया, एंड पास्ट 10 ईयर्स का इन्होंने देखा गया कितनी उपज हो रही है, एवरेज ईल्ड देखेगी, तो एवरेज ईल्ड कितनी देखेगी, 5 साल की ईल्ड देखिए कितना हो रहा है। तो 1570 सपोज 80s में देखा जाएगा कितनी हो रही है, एंड फिर उसका एवरेज लेके उसका 1/3 निकाला। सपोज एक बार 100 हो रही है, एक बार 200 हो रही है, फिर 300 हो रही है, तो 10 साल का ऐसे ही एवरेज लेके सपोज 400 निकला। फिर उसको सपोज ये यहाँ पे 50 था, यहाँ पे 50 था सपोज, फिर एवरेज इनका 3, इसका 1/3 10 साल का निकाल के 1/3 कर दिया, मतलब 100। तो इतना इसका 1/3 देना पड़ेगा, एवरेज निकाल के इसका कर दिया 1/3। एंड पेमेंट किस में होता था? कैश में। तो कैश में पेमेंट होता था अकबर के टाइम। ये सर दहशला सिस्टम 10 साल का एवरेज निकालते थे। मनसबदारी सिस्टम में सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटीज को मिक्सचर कर दिया गया, तो इसमें सिविल एंड मिलिट्री ड्यूटीज को मिला दिया गया मनसबदारी सिस्टम में। तो इसमें क्या होता था? रैंक दी जाती थी, हर एक ऑफिसर को एक मनसब में एक रैंक दी जाती थी। जैसे अकबर के टाइम 10 से 5,000 तक, फिर बाद में 10,000 तक भी बढ़ा देगी, लेकिन अकबर के टाइम 10 से 5,000 तक की हाईएस्ट ऑफिसर को 5,000 रैंक मिलती थी। तो इसमें 2 चीजें होती थी मनसबदारी में, एक जाट और एक सवार। तो जाट में सैलरी बताई जाती थी, सैलरी एंड स्टेटस क्या रहेगा। सपोज अगर आपको मनसबदारी में कितनी, आपकी 2,000 सैलरी है, तो आपका जो स्टेटस 1,000 वाली से ज्यादा है, और आपकी सैलरी भी 1,000 वाली से ज्यादा होगी, तो जाट बताता था सैलरी एंड स्टेटस के बारे में। सवार बताता था कि आपको कितने हॉर्स मैन मेंटेन करने हैं, कितने आपको सप्लाई करने हैं राजा को, तो ये बताता था सावर। मनसब थे ये नॉन हेरिडेटरी थे, एंड ये ट्रांसफरेबल थे। तो मनसब क्या थे? नॉन हेरिडेटरी, ट्रांसफर किए जा सकते थे। एंड सैलरी किसमें पे की जाती थी? कैश में। तो मनसब को नॉन हेरिडेटरी था, ट्रांसफर किया जा सकता था। एंड ट्रांसफर कौन कर सकता था? सिर्फ एम्परर के पास पावर थी, कोई भी मिडिल मैन नहीं था, तो मनसब को ट्रांसफर कर सकता था। सैलरी कैश में पे की जाती थी, एंड जागीर दिया जाता था मनसब को। तो जागीर का मतलब कोई लैंड नहीं है, जागीर का मतलब जैसे आपको लैंड से टैक्स कलेक्ट करना है। अब जैसे आपने किया 10,000, तो 10,000 में से 1,000 रख लो, 9,000 शाही खजाने में दो। तो ये होता है जागीर की टैक्स कलेक्ट करने की पावर है, एंड टैक्स कलेक्ट करके कुछ पैसा रख लो, तो लैंड नहीं दिया जाता था जागीर में। एंड जो भी जागीर और मनसब जो भी ट्रांसफर करने की जो पावर होती थी वो एम्परर के पास होती थी, ट्रांसफरेबल होते थे, एंड हेरिडेटरी नहीं होते थे। किसी को ऐसा नहीं है कि आज जो मनसबदार उसका बच्चा मनसबदार बन जाएगा, एंड सिर्फ एम्परर ट्रांसफर कर सकता था। मनसब डिमोट मतलब एक जो मनसब अगर आपको किसी दिया है, वो वहां पे अपनी पकड़ न जमा ले, अपने आप को राजा घोषित ना कर ले, इसलिए उसके फ्रिक्वेंट ट्रांसफर करता रहता था एम्परर। पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था सूबेदार का, जैसे मनसबदार तो है, उसके ऊपर भी एक गवर्नर टाइप का बैठा हुआ है सूबेदार। जैसे आज सोचो चीफ मिनिस्टर, उसके ऊपर गवर्नर बैठा हुआ, उस हिसाब से सूबेदार बैठा हुआ था। एंड अदर सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स ऑफ सूबा, ये जो भी मनसब है वो फार्मर्स का हरेसमेंट ना करे, इसलिए सूबेदार भी उसके ऊपर उठा रखे थे। पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन चलता था सूबेदार और सूबा का, टू प्रिवेंट द हरेसमेंट ऑफ फार्मर्स। तो मतलब चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम स्टैब्लिश किया था मनसबदारी और जागीरदारी से, चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम मेंटेन कर रखा था। तो लिटरेचर की बात करें तो अकबरनामा लिखा गया, किसने लिखा? अब्दुल फजल ने लिखा अकबरनामा। इसके अकबरनामा में पार्ट 1 एंड 2 में तो हिस्ट्री लिखी है अकबर की हिस्ट्री लिखी है। फिर पार्ट 3 में है आईन अकबरी। तो आईन अकबरी में एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया, इंडियन सोसाइटी, इंडियन ज्योग्राफी कैसी थी, तो ये आईन अकबरी में बताया गया है। फिर बाबरनामा और महाभारत, रामायण को इन्होंने पर्शियन में ट्रांसलेट कराया, तो ये पर्शियन में ट्रांसलेट कराया इस टाइम। बाबरनामा, महाभारत एंड रामायण को पर्शियन में ट्रांसलेट किया। बाबरनामा किस में लिखे थे? टर्किश लैंग्वेज में लिखे थे, तो सबको पर्शियन में ट्रांसलेट कराया। अकबर का नया कैपिटल कहाँ पे था? फतेहपुर सीकरी। अकबर का नया कैपिटल इसने एस्टेब्लिश किया फतेहपुर सीकरी। इसने एक नया आगरा फोर्ट भी बनाया। आगरा पे कैपिटल किसने शिफ्ट किया था? सिकंदर लोधी ने। एंड फिर अकबर आगरा फोर्ट जो रेड सैंडस्टोन का काम हुआ है वो ज्यादातर अकबर ने करवाया है आगरा में।
फिर इसने बुलंद दरवाजा बनाया, लार्जेस्ट गेटवे ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट गेटवे बुलंद दरवाजा इसने बनाया अकबर ने। फिर हुमायूं टोम बनाया इसने, चार बाग स्टाइल। चार बाग स्टाइल कौन लेके आया था? लोधी, लोधीज लेके आए थे, तो इसने चार बाग स्टाइल में हुमायूं टोम बनाया एंड इसे बोलते हैं प्रिकॉर्सर टू ताज। फिर उन्होंने लाहौर फोर्ट बनाया, लाहौर में फोर्ट बनाया। फिर इलाहाबाद फोर्ट बनाया। फिर अकबर का टोम, अकबर का जो टोम है वो कहाँ पे बना है? सिकंदरा में। किसने कंप्लीट किया था? जहांगीर ने। अकबर का टोम कहाँ पे? सिकंदरा में। ऐसे कंप्लीट करा था जहांगीर ने, अकबर के टोम को जहांगीर ने कंप्लीट करवाया, सिकंदरा में जो था।